जन कराया था, उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में जो 2014 से पहले के आए हुए हैं, उनकी नरक की जिंदगी है। वहां से छोड़कर आ गए हिंदुस्तान में, यहां उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनको नागरिकता देने का ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, ताकि वो भी शान से अपनी जिंदगी जी सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनको बड़ा कर सके। तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों ने इसे भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना के खिलाफ बताया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीएए लागू करना दिखाता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर बढ़ रही है। 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में। 4 साल, दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। नो एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने, और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का है, वो उसको छुपाने के लिए अभी ये सीए रूल की घोषणा की गई। ये बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है, फायदा उठाने की तो कोशिश करेगी, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पर मेरा सवाल यही एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने बाद आप क्यों ये लाए हैं? पहले क्यों नहीं लाए? चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते, और आप सीए को एनपीआर एनआरसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते आप। सीएए एक संवेदनशील मुद्दा है जिसको ध्यान में रखते हुए राजनेताओं को सोच समझकर बयान देना चाहिए, ताकि समाज में शांति बनी रहे। साथ ही सरकार को इसको लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। तो सीए को लेकर लगातार जो है अब सियासी संग्राम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और जहां पक्ष के नेता, हिंदूवादी नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दरअसल विपक्षी जो नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहना है कि दरअसल चुनावी ये समय चल रहा है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वोटों को लुभाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने डूबते जहाज को बचाने के लिए जो है दरअसल ये यूसीसी का नया पैंतरा सरकार की तरफ से खिला गया है। हालांकि कई जगह पर मोदी सरकार के इस बड़े फैसले का, इस कानून का जो है स्वागत भी किया जा रहा है, तो कई जगह पर जो है इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जो है जरिया बताया जा रहा है। तो मोदी सरकार ने हालांकि देश में यूसीसी को लागू कर दिया है, माफ कीजिएगा सीए को लागू कर दिया है, और इसको लेकर अब जो है सियासी बगाड़ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। सीए के जरिए जो है
अब जो है सत्ता पक्ष पर विपक्ष के नेता एक के बाद एक तमाम निशाने साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो हिंदू पक्ष के नेता हैं, जो अन्य नेता हैं, जो सीए के समर्थन में कई दल हैं, वो दरअसल इसका समर्थन कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दरअसल इसको एक बड़ी पहल भी बताई जा रही है। तो लगातार आपको बताएं कि सीए को लेकर सियासी संग्राम जोरों पर है। हालांकि इसको लेकर एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया है, यानी कि जो एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है वो अपनी जो है इसको लेकर फैसला लेगी, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। वो दरअसल राज्य सरकार को सौंपने का काम किया जाएगा और उसके बाद ही दरअसल जो सीए है वो पूरी तरीके से हालांकि पूरे देश में लागू हो पाएगा। तो सीए को लेकर अब चुनावी संग्राम, एम्पावर्ड कमेटी को नागरिकता को लेकर फैसला करना होगा। एम्पावर्ड कमेटी में विशेषज्ञ जो है वो सदस्य होंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कमेटी में इंटेलिजेंस और FRRO के अधिकारी भी शामिल होंगे। एम्पावर्ड कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। तो ये दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि आखिर जो ये सीए है इसको लेकर हालांकि तमाम जो है माथापच्ची का दौर भी जारी है, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि आखिर जो सीए को लेकर हालांकि लंबे समय से हम विरोध प्रदर्शन भी देख रहे थे, शाहीन बाग हो चाहे दिल्ली के कई इलाके हो, किस तरीके से आगजनी रॉयट्स हमने दिल्ली में देखा था, लेकिन आखिरकार क्योंकि सीए को लागू करना जो है मोदी सरकार के घोषणा पत्र में शामिल था और इसीलिए अब 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले सीए कानून को जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया है। यानी कि जो भी 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक भारत के बाहर हिंदू थे उन्हें नागरिकता देने का काम मोदी सरकार की तरफ से किया जाएगा। बराबरी का अधिकार उन्हें दिया जाएगा, समानता का अधिकार उन्हें मिलेगा। और अब इसी को लेकर जो है राजनीतिक गलियारों में अब शोर शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव का ये समय चला और ऐसे में इस चुनावी समय में दरअसल लोगों को भटकाने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी लगातार जिस तरीके से बीजेपी की सरकार गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, उससे दरअसल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब मोदी सरकार की तरफ से सीएए को लागू किया गया है। विपक्षी दल का यह भी साफ तौर पर कहना है कि डूबते जहाज को बचाने की ये कोशिश की जा रही है। तो सीए और वोट बैंक पर अब नजर, ऐसी जो है बातें तो सीए पर चुनावी संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। विपक्षियों की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि डूबते जहाज को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जो है इसको लेकर अब आगे काम और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाते हुए एम्पावर्ड कमेटी का गठन करने की बात कही जा रही है। एम्पावर्ड कमेटी जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेगी कि अब किस तरीके से जो है आगे की कार्रवाई इसको लेकर की जाए। तो लगातार हर गलियारे में अब सीए और जाहिर तौर पर क्योंकि चुनावी ये समय है और ऐसे में जो है विपक्षी वो सरकार पर सवाल जरूर खड़े करते दिखाई पड़ेंगे। तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो है खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस समय मेरे साथ जो है कांग्रेस के नेता आशीष कोटडिया जुड़ गए हैं। आशीष जी, इस चर्चा में आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। अब सीए जो है लागू कर दिया गया है, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया और विरोध किस बात का? देखिए, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करती है संविधान के आधार पर। आप नागरिकता कानून 2019 में लेके आते हैं और बात करते हैं कि जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी
बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होंगे, जिसमें हमने सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन को शामिल किया, लेकिन केवल देश के एक समुदाय मुस्लिम समुदाय को क्यों इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया? दूसरा प्रश्न, जब आप रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो आई वांट टू आस्क द होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिस्टर अमित शाह जी कि इसको डिफाइन कीजिए कि रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की डेफिनेशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस कानून में क्या होगी? तीसरा प्रश्न, जब आप कहते हैं इतनी चिंता है तो आपने फिर म्यांमार के बुद्धिस्ट परसिक्यूटेड को क्यों अलाउ नहीं किया? आपने नेपाल को शामिल क्यों नहीं किया? आपने श्रीलंका के जो तमिलियन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है इनको शामिल क्यों नहीं किया? तो एक तरीके से ये कानून संवैधानिक रूप से पूर्ण तरीके से असंवैधानिक है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा और सरकार ने चुनाव से पूर्व इस कानून को लागू करने का जो साहस दिखाया है, ये प्रतीत करता है कि भारतीय जनता पार्टी डूबती नाव को संवारने का संघर्ष कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सदैव देश के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। अंतिम बात, जब आप संवैधानिक आधार पर इस कानून को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से बड़े सोचे और समझे तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को शामिल करके इनकी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात की गई है, लेकिन कानून में परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की डेफिनेशन क्यों नहीं है? नागरिकता धर्म के आधार पर आपको क्यों प्रदान करनी है? अंतिम बात, जब आपको मुसलमान की इतनी चिंता है तो फिर आपने इस कानून में मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों उनको परिधि से बाहर रखा? मतलब क्या भारत देश की सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के परसिक्यूटेड मुस्लिम लोगों की चिंता नहीं है? और कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि बिफोर 2014, मतलब कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये कानून आसाम एकॉर्ड का वायलेशन है। इससे क्लियरली आसाम एकॉर्ड का वायलेशन हुआ है जो हमने राजीव गांधी जी ने साइन किया था, यानी कि यह संवैधानिक बुनियाद पर पूर्ण तरीके से ये कानून असफल साबित होगा। अमित शाह जी बात कर रहे थे संविधान की पार्लियामेंट, उनको देश के होम मिनिस्टर को मैं बताना चाहता हूं कि पहले अच्छे तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के कानून को पढ़िए। आपने उसमें ही अमेंडमेंट करके सिटीजनशिप आपको देना है थ्रू नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जबकि आपने जो एम्पावरेड कमिटी बनाई है उसको भी अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया है, जो रूल्स घोषित किए गए। तो आप किस आधार पर देश के लोगों को बता रहे हो कि हम कानून लाए हैं, नागरिकता प्रदान करेंगे? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की जो मूल भावना है उसके खिलाफ ये कानून है। अतः ये कानून आशीष जी, आपको कहां पर ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कहां पर आपको ऐसा लग रहा है? क्या खिलवाड़, किस तरह का खिलवाड़? नागरिकता प्रदान करने की बात करते हैं और नागरिकता प्रदान करने का ग्राउंड कौन सा डिसाइड किया है? आपने डिसाइड किया है रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। डिफाइन कीजिए कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के ग्राउंड क्या हो गए? अब मैं लिंग्विस्टिक ग्राउंड से परसिक्यूटेड हो सकता हूँ, कोई कल्चरल ग्राउंड पे परसिक्यूटेड हो सकता है, कोई सोशल ग्राउंड से परसिक्यूटेड हो सकता है। क्या उनको रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की परिधि में शामिल करोगे? बीजेपी के पास, सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। यही प्रश्न पार्लियामेंट में पूछा गया था, अमित शाह जी ने उत्तर देने से इनकार कर दिया। तो इस आधार पर आप नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते। अंतिम बात, हमें प्रश्न ये है कि आप जब संविधान की तौहीन देते हो कि सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात करते हो, जो देश का संविधान बात करता है उसके डिफरेंट ग्राउंड से, तो आपने उसमें से जो ग्राउंड सिलेक्ट किया है उस ग्राउंड में केवल सिलेक्टेड सिटीजनशिप को ही क्यों किया सिलेक्ट? क्योंकि आपको चिंता है यदि अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की, तो आपने तमिल परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज श्रीलंका में जो है उनको क्यों शामिल नहीं किया? म्यांमार बुद्धिस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को क्यों शामिल नहीं किया? नेपाल के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को क्यों शामिल नहीं किया? और कानून बनाने से पहले क्या आसाम एकॉर्ड को अमित शाह जी ने पढ़ा था? ये आसाम एकॉर्ड का क्लियरली वायलेशन है जो हमने आसाम एकॉर्ड साइन किया था। तो आसाम की जनता के ऊपर विश्वासघात करने का कार्य अमित शाह जी ने किया। यानी कि आशीष जी, कांग्रेस पार्टी, आपके नेता सीए को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, खुले तौर पर नहीं करेंगे। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आर क्लियरली रिजेक्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड वी आर नॉट स्टैंडिंग विद द सीए बिकॉज वी डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट विच मिस्टर अमित शाह जी एब्सोल्युटली डू नॉट बिलीव। और हम अमित शाह जी को, और
जयराम रमेश जी ने भी बताया, जो आपके टीवी मीडिया चैनल भी क्लिप दिखा रहे थे, जयराम रमेश जी ने क्लियरली बोला कि सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार एक्सटेंशन मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार सरकार को लताड़ लगाई है, उसके पश्चात भी सीए के रूल्स अभी इन लोगों ने लागू किए। और सबसे बड़ा जो प्रश्न खड़ा होता है, वो प्रश्न खड़ा होता है कि चुनाव से चंद महीनों पूर्व क्यों ये कानून को लागू किया, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। तो दैट इज माई वेरी clear and crystal suggestion to the country's home minister that please reread the draft again, make some amendment, and then after come up with a new amendment draft, because this present draft is unconstitutional, unacceptable to the people of my country. So because चलिए मेरे साथ महेंद्र प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अधिवक्ता भी हैं। महेंद्र प्रताप जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ दरअसल कांग्रेस के नेता आशीष जी जुड़े थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरअसल जो सीए लागू किया गया है ये दरअसल संविधान के साथ खिलवाड़ है और कई तरह से अवमानना की गई है। कैसे आप समझाएंगे सर इसको दर्शकों को? देखिए, इस तरह से ये बात कह रहे हैं, या तो इन्होंने मंथन नहीं किया है, और मंथन करते तो सर की बात नहीं कहते। ये सीए का जो पैटर्न है, सीए जो लागू हुआ है, ये बहुत आवश्यक था देश के लिए। और जितने लोग इससे परेशान थे, हिंदू परेशान थे, बौद्ध परेशान थे, जैन परेशान थे, तो उन लोगों के लिए एक रामबाण होगा था उस देश की व्यवस्था के लिए। तो इसको तो इनको दुखी नहीं होना चाहिए, इनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, इनको ये पता है दिक्कत कहाँ आ रही है। हमारे अपने लोग वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, अपने लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए वाया मीडिया गवर्नमेंट ने निकाला, तो इसको क्या बात है, परेशानी होने वाली बात है। तो ये सब लोगों को मैं समझता हूँ कि इसको पूरी तरह से इसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद उनको सार्वजनिक मंचों पर, टीवी चैनलों पर इस पर देखना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें करके सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव से इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत पहले आए, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये जनहित में उठाया कदम है, हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, और जो महेंद्र साहब बोल रहे हैं उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग जो प्रताड़ित थे, परेशान थे, उनको एक आशा की किरण से बदलेगी। और जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं, तो उनको भी स्वागत करना चाहिए, हम भी उसका स्वागत करना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्या हालत है ये जानते हैं, 23% हिंदू था, आज मैं 1% हिंदू है। बांग्लादेश में क्या हालत है, अफगानिस्तान में क्या हालत है। तो भाई अपने लोग। लेकिन महेंद्र जी, बीजेपी पर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या डूबते जहाज, विपक्षी सवाल उठा रहा है कि क्या डूबते जहाज को बचाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? ऐसा कुछ आप आकलन कर रहे हैं क्या? कौन सा जहाज डूब रहा है? बनिए चल रहा है पूरे देश के अंदर, कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही। अब मैं एक निष्पक्ष भाव से बता रहा हूँ, कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही तो बता। इंडिया गठबंधन लगाया था, उसका भी पता नहीं चला। अलग अलग सब धड़े हो गए, अलग अलग सब टूट भी चले गए। कहीं मैं तो कहता हूँ कि 400 पार ये सीटें आ रही हैं, तो उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। लोग इसे पॉलिटिकली जोड़ रहे हैं, जोड़े, उसका अपना मतलब है। लेकिन मैं मानता हूँ कि देश हित में और जो परेशान व्यक्ति हैं उनके हित में ये बहुत बड़ा एक कदम गवर्नमेंट का, इसका स्वागत है और पूरा देश इसका स्वागत। चलिए आशीष जी, अगर आप, हालांकि आप टेक्निकल तमाम दावपेच बता रहे थे कि जो है संविधान के साथ अवहेलना की गई है और मानकों को खिलवाड़ किया गया है। अधिवक्ता साहब मेरे साथ है, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अधिवक्ता जी, मेरा एक प्रश्न है, मुझे इसका उत्तर दीजिए। आपने कानून में लिखा है कि रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे व्हाइल अमेंडिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। अब मुझे ये बताइए कि रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की डेफिनेशन क्या है, और आपने क्यों केवल 3 देशों को ही सिलेक्ट किया? क्यों म्यांमार को शामिल नहीं किया? क्यों श्रीलंका को शामिल नहीं किया? क्यों नेपाल को शामिल नहीं किया? तो ये 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो अमित शाह जी ने तो नहीं दिए थे। आपसे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। जवाब दीजिए महेंद्र जी। मुझे बोल रहे हैं? बिल्कुल, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं, श्रीलंका की बात आ रही है, म्यांमार की बात आ रही है, तो सरकार ने इसे अभी जारी किया है। लोगों को दिक्कतें आई हैं, इसमें क्या दिक्कतें आई हैं, सरकार उसका भी एनालिसिस कर रही है। लेकिन मैं मानता हूं आप भी भाई साहब इसको गंभीरता से सोचिए, और आप नेगेटिव होकर के मत सोचिए, इसे पॉजिटिवली से लीजिए। और ये एक्ट, ये सरकार का एक्ट इस देश के लिए संजीवनी का काम करेगा उन लोगों के लिए।
जो 2014 से यहाँ पे हैं और उनके लिए गवर्नमेंट एक रास्ता निकाल रही है, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है? आप ये बताइए, हमको दिक्कत यहाँ आ रही है। आप पॉलिटिकली क्यों होकर बात कर रहे हैं? आप मानवता पे बात करिए, ह्यूमन ग्राउंड में बात करिए। ह्यूमन ग्राउंड में क्यों नहीं बात कर रहे हो आप बताइए? लेकिन आप मैंने एक तरफ प्रश्न से तो झुककर के बात कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे पूछा था आपको, आप जवाब दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड में आंसर दीजिए ना, जो संवैधानिक दांव पेच होते हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे और आपके लॉयर भी बात कर रहे थे। तो आप कानून लेकर आए, हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। चलिए, हालांकि ये सियासी संग्राम तो लगा ही रहेगा, लेकिन अगर वाकई हमारे साथ अगर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ पाते तो जाहिर तौर पर उनसे जवाब भी लेते, लेकिन अरे नहीं आएंगे। ये जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से सीए को लेकर दो तरफा बातें हो रही है, एक पक्ष जो है इसे स्वीकार कर रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि चलो इसको लेकर जो राजनीति हो रही है। हालांकि ये तो अलग मसला है, लेकिन सीए जो नागरिकता देने का कानून सरकार लेकर आई है, कहीं ना कहीं इसकी सराहना जरूर होनी चाहिए। अब किस तरीके से और कैसे नागरिकता दी जाएगी, हालांकि वो दूसरा पॉइंट होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए। आशीष कोटड़िया जी, बहुत शुक्रिया आपसे, आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो सीए को लेकर लगातार जो है चुनावी संग्राम जो है वो बना मचा हुआ, लेकिन ऐसे में हालांकि विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि चुनावी ये समर चल रहा है और ऐसे में चुनाव को भेजने के लिए, वोटर्स को भेजने के लिए हालांकि सरकार की तरफ से डूबते जहाज को बचाने के लिए दांव खेला गया, लेकिन कितना ये दांव कारगर साबित होता हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।